जैसा कि हम लास्ट वीडियो में पावर एनर्जी एंड वोल्टेज के बारे में पढ़ चुके, आज हम इससे ही रिलेटेड एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, नेटवर्क कंपोनेंट। इस वीडियो को देखने से पहले आपको उस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बेसिक नॉलेज है। अब इसके बाद हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं नेटवर्क कंपोनेंट। नेटवर्क कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। ये है नेटवर्क कंपोनेंट। नेटवर्क कंपोनेंट दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नेटवर्क प्लस कंपोनेंट, ठीक है। नेटवर्क प्लस कंपोनेंट। अब नेटवर्क प्लस कंपोनेंट, यहाँ पे नेटवर्क अलग चीज़ है और कंपोनेंट अलग चीज़ है। नेटवर्क मतलब होता है जाल, एक तरीके से बोले तो, कि रेजिस्टेंस हुए, इंडक्टेंस हुए, कैपेसिटेंस हुए, तो उनका मिलाकर जो जाल बना जाता है वही नेटवर्क हो गए। अब उसके अंदर कंपोनेंट क्या क्या चीज़ आ जाती है, कि कोई वायर है तो वो कंपोनेंट हो गया, जैसे कि कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो कंपोनेंट हो गया, और जैसे कि कोई भी बैटरी लगा दी तो वो भी कंपोनेंट हो गए। तो ये क्या होगा, नेटवर्क कंपोनेंट। तो अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि नेटवर्क कंपोनेंट क्या कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे कि पैसिव एलिमेंट्स, ठीक है। नेटवर्क का टाइप दे रखा है पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट का मीनिंग समझते हैं कि पैसिव एलिमेंट का मीनिंग क्या होता है। इसका अर्थ है कि नॉट कैपेबल टू जनरेटिंग एनर्जी, मतलब कि ये ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि एनर्जी का जनरेट नहीं करते, जैसे कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टेंस, ठीक है। तो आपको बेसिकली याद रख लेना है कि पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो कि एनर्जी को जनरेट नहीं करते। जैसे रेजिस्टेंस है, आपने किसी सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो ये क्या कभी एनर्जी का उत्पन्न थोड़ी करता है। ये एक करंट, जो करंट होता है उसके रुकावट करता है, इसलिए इसे पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। अब इसके बाद सेकंड चीज़ है एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, केपेबल टू एनर्जी जनरेटिंग एनर्जी, मतलब कि जो एनर्जी को जनरेट करता है वही क्या होगा, एक्टिव एलिमेंट। जैसे कि जनरेटर, बैटरी एंड ऑपरेशन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। तो यहाँ पे जनरेटर जनरेटर आप घर में भी देखा होगा कि जनरेटर एक बिजली को उत्पन्न करने के लिए काम में लिया जाता है। तो उससे हम इसके डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं कि केपेबल टू जनरेटिंग एनर्जी, मतलब जो एनर्जी को जनरेट करता है वही एक्टिव एलिमेंट्स होता है। तो जनरेटर एक एनर्जी उत्पन्न करने वाला सोर्स है, इसलिए इसे एक्टिव एलिमेंट बोल सकते हैं। बैटरी हो गई, बैटरी के अंदर से हम, यदि हमारे घर में लाइट चले जाते हैं तो हम जो स्टोर एनर्जी, जैसे बैटरी में एनर्जी को स्टोर करते हैं, उसके बाद भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये वे कि क्या है, जनरेटिंग एनर्जी के कैपेबल है, ये एक एक्टिव एलिमेंट्स है। तो एक्टिव एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, बैटरी और नीचे ट्रांजिस्टर, और ओपी एम पी डॉट ई टी सी सेकेंड है। इसके बाद पैसिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। अब इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे देखो, हमने पैसिव एलिमेंट के पहले पैसिव एलिमेंट की जो चीज़ है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पैसिव एलिमेंट्स में होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस के बारे में पहले रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस, इट इज एन अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, मतलब कि करंट, जो करंट फ्लो हो रहा है, जैसे कि वहाँ पे मैंने दिखाया है एक जो टेक्निक लगा के, कि ये मान लीजिए कि करंट ऐसे इधर से इधर फ्लो हो रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस उसके ऊपर बैठा हुआ एक, उनके
रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है जो जो करंट होता है उसके फ्लो होने को रोकता है। ये ऊपर बैठा हुआ इसको हम रेजिस्टेंस मान सकते हैं, और जो नीचे जो आदमी जा रहे हैं जो उन्हें करंट मान सकते हैं। मतलब कि इसको मैंने रस्सी से बांध दिया तो रेजिस्टेंस मतलब कि इनको करंट के फ्लो होने को रोकता है। तो हम इस प्रकार से समझा सकते हैं, एक तरीका लगाया। जैसे कि आज बहुत ज़्यादा आदमी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, तो यदि उनसे अपोजिट साइड में एक आदमी जा रहा है तो मतलब कि टाइम, जैसे यदि आदमी 10 आदमी ऊपर सीढ़ी से उतर रहे हैं, यदि उनके बीच में उसके अपोजिट साइड में कोई नहीं जा रहा है तो टाइम बहुत कम लगेगा। यदि एक आदमी या एक दो आदमी अगर उसके अपोजिट साइड में जा रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब कि ये रेजिस्टेंस को हम समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस इट इज एन अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यही एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के बाद में हम रेजिस्टेंस की यूनिट देख लेते हैं। यूनिट है रेजिस्टेंस यूनिट ओम। ऐसा यूनिट ओम है, एक सिंबल आर होता है। इसके बाद हम न्यू टॉप रेजिस्टेंस के बारे में समझ लिया। अब इसके बाद हम न्यू स्लाइड पे चलते हैं। कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या चीज़ होती है? कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस इज ए एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कि कैपेसिटेंस क्या चीज़ है? कैपेसिटेंस एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस होती है। एक ऐसी डिवाइस है इसके अंदर ये क्षमता होती है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब कि विद्युतीय ऊर्जा को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर स्टोर कर सकता है। कैपेसिटेंस एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर स्टोर करता है। ठीक है, अब इसके बारे में सेकंड पॉइंट दे रखा है कि एक कैपेसिटर is a device that store energy in the form of electrical field। मतलब कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर करता है। ठीक है, उसके दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कि उसके बाद ये तीसरा टॉपिक है। एक कैपेसिटर इज मेड टू कंडक्टर्स सेपरेट बाई ए डाइलेक्ट्रिक। मतलब कि कैपेसिटर का निर्माण दो कंडक्टर के द्वारा सेपरेट डाइलेक्ट्रिक के द्वारा किया जाता है। इसका यूनिट होता है फैराडे और इसका सिंबल सी। ठीक है, जैसे मैंने ये बता दिया कि ये जो डाइलेक्ट्रिक ये बीच की प्लेट है ये है डाइलेक्ट्रिक, और जो ऊपर वाले दो मेटल कंपोनेंट है तो ये दोनों चीज़ें इनके बीच में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, इसलिए इसे कैपेसिटेंस क्या बोलते हैं। इसके दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या क्या होती है इसके बारे में समझ लेते हैं। नो करंट फ्लो थ्रू द कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर के अंदर करंट का फ्लो नहीं होता है। इफ़ द वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट, और वोल्टेज कांस्टेंट रूप में बचता है। वोल्टेज अक्रॉस ए कैपेसिटर कैन नॉट बी चेंज इंस्टेंटेनियस। मतलब कि वोल्टेज की वैल्यू कैपेसिटर के अंदर इंस्टेंटेनियस क्षण के लिए भी चेंज नहीं होती, मतलब सेम बनी हुई रहती है वोल्टेज के अंदर। कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज की वैल्यू सेम बनी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं क्या है इंडक्टेंस। देखो हमने कैपेसिटेंस पढ़ लिया, रेजिस्टेंस पढ़ लिया, अब इसके बाद में इंडक्टेंस पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, इसके बारे में समझ लेते हैं। इंडक्टेंस को एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसमें पढ़ते हैं इंडक्टेंस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर दैट अपोज चार्ज इन फ्लो ऑफ करंट। इसमें भी ये दे रखा है कि इंडक्टेंस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स। इंडक्टेंस की कार्य होता है कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मतलब कि विद्युतीय जो कंडक्टर होता है उसमें चार्ज के फ्लो होने को रोकता है। ये भी एक चार्ज फ्लो हो रहा है एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के अंदर, तो इसके फ्लो होने को रोकता है। ये एक इंडक्टेंस का काम होता है। एन इंडक्टर इज ए डिवाइस दैट स्टोर एनर्जी इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि कैपेसिटेंस था वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर एनर्जी को स्टोर करता है, और इंडक्टेंस एक ऐसी डिवाइस है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, ये समझ लिया।
अब इसके बाद में थर्ड टॉपिक है व्हेन ए करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड विल build up around the current. This field contain energy and is the foundation for inductance. मतलब जब करंट का फ्लो होता है तो कंडक्टर, जो कोई कंडक्टर डिवाइस है, तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप करता है, मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करता है। जैसे ये सर्किट, क्या है, एक पूरा इंडक्टेंस है। देखिए यहाँ पे यदि इस साइड में वोल्टेज सोर्स लगा दिया, ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स है, तो इस सर्किट के अंदर वोल्टेज सोर्स जैसे ही वोल्टेज लगा दे करंट का फ्लो होगा। तो करंट के फ्लो होने से जो भी करंट, हम जानते हैं करंट के, जब करंट फ्लो होगा तो उसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। तो इसमें बताया कि जब करंट फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप होता है अराउंड द कंडक्टर, मतलब करंट कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। दिस फील्ड कंटेंट एनर्जी एंड इज द फाउंडेशन इन फॉर इंडक्टेंस। मतलब कि ये एक तरीके से बोले कि कोई भी सर्किट ले लिया, सर्किट के अंदर यदि इंडक्टेंस जुड़ा हुआ है, तो इंडक्टेंस जब इसमें बैटरी जोड़ दिए, तो बैटरी जैसे बैटरी को स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ उसमें करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होने से क्या होगा कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट फ्लो होने से एनर्जी उत्पन्न होगी, तो एनर्जी होती है वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर हो जाती है। तो उसका काम क्या है कि इंडक्टेंस बोलते हैं। यदि कैपेसिटर जोड़ दिया तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड उत्पन्न होगा, और इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। इसमें मेन डिफरेंस है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसमें एनर्जी स्टोर होती है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण एनर्जी स्टोर होती है। अब इसके बाद में इसकी यूनिट देख लेते हैं। ऐसा यूनिट होती है हेनरी, और इसका सिंबल एल, मैंने पहले बता चुका हूँ। अब इसके बाद में जैसे हमने उनकी दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दो गुण पढ़े थे, उसी प्रकार से हम इसके दो गुण पढ़ लेते हैं। ठीक है, टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। नो वोल्टेज अपेयर्स अक्रॉस ए इंडक्टर इफ द करंट थ्रू इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये तो होगा इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है द करंट थ्रू एन इंडक्टर कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियस। ठीक है, ये होगा इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। अब इसके बाद में हम इस पर नई स्लाइड पर चलते हैं। कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस में रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने उस पहले बता चुका हूँ, ये एक कैपेसिटेंस है, इसमें बीच में एक डाइलेक्ट्रिक होता है, दोनों ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक प्लेट होती है, तो इंडक्टेंस प्लेट बोलते हैं इन्हें। इनके बीच में जो लेंथ है उसको डी मान लिया, इसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लिया है। और ये एक क्या वो जोड़ दिया है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस मतलब इंडक्टेंस क्या है, इंडक्टेंस ये जो फेरे होते हैं, मतलब कि ये फेरे हैं, ये इंडक्टेंस मान सकते से। और इसके एक बैटरी जोड़ दी है, और इसमें की लेंथ है, मतलब इसकी लेंथ है, इन्होंने एल मान ली। उसके बाद इसमें जो रिलेशन था उसको निकाल लिया, क्योंकि ये क्यू, देखो यहाँ पे क्यू इक्वल टू सी वी। तो हम एक 12th क्लास में पढ़े होंगे कि क्यू मतलब आवेश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके, आवेश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, तो यहाँ पे जो आएगा वो होता है सी। तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो मैंने बताया अभी कि Q इक्वल टू सी वी। ठीक है, तो ये सी जो होता है, सी ए क्या होता है, कैपेसिटर, या बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, अब इसके बाद में यो बता रखा है, देखो यहाँ पे Q इक्वल टू सी वी हो गया। Q इक्वल टू सी वी, ठीक है।
तो फिर आई और ये तो क्या है एम कि ओम्स लॉ के अनुसार आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू रख दी सी वी और इसके बाद में सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू आगे हो गई। तो यहाँ पे सी और डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे एक रिलेशन निकाला एनर्जी, मतलब कि एनर्जी। देखो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 CV²। 12th में पढ़ा होगा ये, जो यहाँ पे बता दिया है E इक्वल टू 1/CV²। यहाँ पे सी की वैल्यू ए ई आप ए ए है एरिया, और ये जो ये है ई के टाइप में ये होता है परावैद्युतांक, या इसे बोलते हैं हम, इसका परावैद्युतांक ही बोलते हैं इसे। और ये डी जो ये देखो डी है, जो डी वैल्यू है, जो इन दो प्लेट है उनके बीच की डिस्टेंस है डी, और ए इनका जो एरिया है, और ई इंडक्टर परावैद्युतांक है ई यहाँ पे, और ये सी किसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए ए ई अपॉन डी। ठीक है, अब इसके बाद में कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ लिया, हम इंडक्टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंडक्टेंस क्या है, इंडक्टेंस क्या चीज़ है। तो 12th में आपने पढ़ा होगा इंडक्टेंस के बारे में कि एक रिलेशन था बी इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, ये एक रिलेशन था। इस रिलेशन को समझने के बाद में यहाँ पे देखो बी इक्वल टू ये यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, बी इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। उसके बाद में यहाँ पे ई की वैल्यू निकाली, क्योंकि ई क्या होता है कि ई, जैसे कि यहाँ पे ई इक्वल टू 1/L² रख दिया। ठीक है, एनर्जी निकालने के लिए फिर इसमें से एल की वैल्यू निकालनी, ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए। म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ठीक है, अब इसके बाद में हम ये फॉर्मूले हुए तीन, इन तीनों फार्मूलों को रख लीजिए। ये फार्मूला हुए, इनको लिख लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट क्या आइडेंटिफाई कीजिए। तो आइडेंटिफाई करने से पहले मैंने आपको पैसिव एलिमेंट बता दिया जो कि एनर्जी को जनरेट नहीं करता। तो देखो बैटरी है, बैटरी तो एनर्जी जनरेट कर दे, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ट्रांसफार्मर भी एनर्जी जनरेट करता है। ट्रांजिस्टर ये भी एनर्जी जनरेट करता है। ओपी लैम्प, तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, ये सब गलत आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंक्रीज लीनियरली फ्रॉम 0 to 100 वोल्टेज इन 0.1 एस कैजिंग ए करंट फ्लो ऑफ 5 एम्पियर। अब इस क्वेश्चन को आपको करना है, और क्वेश्चन का आंसर आने के बाद आप कमेंट कर ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओम्स लॉ अगली वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो माय यूट्यूब चैनल J2 स्टडी। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपका प्यार और सपोर्ट बना रहे बस, और कुछ नहीं चाहिए।